बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 18 इसका पार्ट 11 जो है हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। वर्कड एग्जाम्पल्स और MCQs पिछले पार्ट में हम कर चुके। इस पार्ट में CRQs, ERQs और न्यूमेरिकल्स जो हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, पिछला पार्ट अगर देखना है तो ऊपर आप देखिए, आपको लिंक नज़र आ जाएगा पिछले पार्ट का। ठीक है, और अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के एंड में आपको इसी स्क्रीन के ऊपर अगला पार्ट मिल जाएगा। सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये हर वीडियो में बता रहा हूँ। बच्चे जो देख रहे होंगे वो बेचारे पक भी गए होंगे सुन सुन के, लेकिन भाई नए बच्चे भी आते हैं, उनको तो रहनुमाई करनी है ना। थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा दिया करो यार, ये ज़रूरी बातें हैं ताकि उनको पता भी लग जाए। कुछ बच्चों को प्लेलिस्ट निकालनी नहीं आती, प्लेलिस्ट में चले जाएं तो आपका मसला ही हल हो जाए। तो बहरहाल सेकंड ईयर केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट बना के मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स, उसमें एक ग्रैंड टेस्ट भी है। ठीक है, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री भी कंप्लीट बना के अपलोड कर चुका हूँ, 12 के 12 चैप्टर्स। इसकी प्लेलिस्ट पे चले जाएं आप, इसी स्क्रीन के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा लोगो, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखें, वहाँ पर प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी आपके सामने। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, 11 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट, सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इशू पाकिस्तान स्टडी का है। सेकंड ईयर के बच्चे मुझे पता है पाकिस्तान स्टडी की बुक को लेके परेशान हैं, कमेंट में भी मैंने देखा था। अभी तक तो न्यू PDF यार इसका आया नहीं है। अगर किसी के पास सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडी न्यू बुक का PDF मौजूद है तो काइंडली मुझे इस पे जो है ना वो आप नंबर पे मेरे व्हाट्सअप कर दें, 0333266737 मुझे व्हाट्सअप कर दें तो मैं इसके ऊपर भी काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो के लास्ट में या फिर वही प्लेलिस्ट में अगर आप चेक करें तो 10th क्लास की पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद है। देखें यार, आपको पाकिस्तान स्टडी क्यों मुसीबत लगती है? 3 सब्जेक्ट्स पे ग्रिप नहीं है ना आपकी। आपको हिस्ट्री का नहीं पता, आपको ज्योग्राफी का नहीं पता, आपको पॉलिटिक्स की नो हाउ है ही नहीं। तो भाई ये मैंने शुरुआती वीडियोस जो बनाई हैं ये आपके लिए भी उतनी फ़ायदेमंद हैं। आप इनको देखें, इनको समझे बगैर, इन 3 सब्जेक्ट्स को समझे बगैर आपको पाकिस्तान स्टडी समझ में ही नहीं आएगी। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी, ये सब कुछ इब्तिदाई वीडियोस में आप देखेंगे तो बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से भी वीडियोस जो है बना रखी हैं मैंने। तो ये देखें सेकंड ईयर के बच्चे भी, ताकि उनका जहन खुले थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह फिर उनको मज़ीद कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। क्लास में पाकिस्तानी स्टडी का लेक्चर भी अगर चल रहा होगा ना, उनको समझ में आएगा कि ये बोल क्या रहे हैं। ठीक है भाई, बाकी बुक अगर आ गई है तो मुझे PDF कर दें तो सेकंड ईयर पाकिस्तानी स्टडी के ऊपर भी काम शुरू कर देते हैं। CRQs इनकी तरफ चलते हैं। CRQs, ठीक है, इनको शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन कहते हैं और इसके फुल वर्ड्स जो हैं कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं और इसके फुल वर्ड्स हैं कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देखें मैं लिखता नहीं हूँ, इतना वक्त होता नहीं है, वरना तो फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप इसको समझ लीजिए कि ये बोल क्या रहा है आपसे। ये बोल रहा है चार्ज पार्टिकल्स आर फायर्ड इन वैक्यूम ट्यूब हिट अ फ्लोरेसेंस स्क्रीन, विल इट बी पॉसिबल टू नो वेदर दे पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, जो वैक्यूम ट्यूब में आप छोड़ रहे हैं, फायर कर रहे हैं, और वो वैक्यूम ट्यूब में इन होने के बाद सामने फ्लोरेसेंट स्क्रीन है उसके ऊपर हिट करते हैं। विल इट पॉसिबल टू नो वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या ये मुमकिन है कि इन चार्ज पार्टिकल्स के बारे में आप ये जान सकें कि आया ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ भाई, बिल्कुल जान सकते हैं। यस, ये पॉसिबल है, लेकिन हाउ, कैसे? आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें वहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखें, ये मैं समझा रहा हूँ ना, ये आप सुने और इसको एज इट इज़ लिख दें। इंग्लिश में भी बता दूंगा, लिखने में टाइम जाएगा ना यार। आप सेकंड ईयर के बच्चे हैं, कॉन्सेप्ट लें, लिखें, कोई परेशानी की बात नहीं। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आप जनरेट कर दें। ये एक ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर जो है आप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सपोज करें फायर कर रहे हैं। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगा दें आप, इस जगह पर पीछे लगा दें। चलें, इसके ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैसे लगेगी, कोई मसला नहीं है। यहीं से एक तार निकलेगी, एक तार यहाँ से निकलेगी और ये जाके बैटरी से कनेक्ट हो जाएंगे। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। जो वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। जो वायर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी बैटरी के, वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो कलेक्टिवली पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब फायर होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन का सपोज करें पता ही नहीं है कि ये पार्टिकल तो है, लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपको पता ही नहीं है, लेकिन अब पता चल जाएगा। क्यों? इसको यहाँ से मिटा दूँ, क्योंकि ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन बनाई हुई है मैंने। अब ये जब आगे जाएगा ये पार्टिकल सीधा ही जाएगा। अगर तो ये नेगेटिव पार्टिकल है तो ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ जाएगा, यूं मुड़ जाएगा ऐसे। और अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल है तो यहाँ से ये सीधा सीधा जाता हुआ यहाँ मुड़ जाएगा। तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जो आपने लगाई हुई है फ्लोरोसेंट स्क्रीन के पीछे। समझ आ रही है बात आपको? अब ये पार्टिकल का नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागता है, तो ये पार्टिकल जब सीधा जा रहा होगा तो ये अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और जाएगा भी तो एग्जैक्टली ये पार्टिकल क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। समझ आ गई बात? इस तरह से हम ये जान पाएंगे कि आया ये पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो ये पार्टिकल पॉजिटिव फील्ड की तरफ जाएगा तो नेगेटिव पार्टिकल है, और अगर ये पार्टिकल नेगेटिव फील्ड की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव पार्टिकल है। मिसाल के तौर पर इसकी जगह अगर प्रोटॉन को ले लेते हैं तो प्रोटॉन किस साइड पे जाएगा, प्रोटॉन इस तरफ जाएगा, घूम जाएगा ऐसे। ठीक है, और फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर एक निशान बन जाएगा। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जो निशान बनेंगे उससे हमें पता लग जाएगा कि ये पार्टिकल इन होने के बाद, वैक्यूम ट्यूब में इन होने के बाद ये घूमा किस तरफ है। उससे हमें पता लग जाएगा कि आया ये पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात भी? बस इसी दास्तान को अपने अल्फाजों में लिख लीजिए, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर बन गया। बाकी नोट्स तो अभी आएंगे ना आपके पास, नोट्स आएंगे। नोट्स बनाने वाले लोग नोट्स भी बनाते हैं, मेरे पास तो नोट्स बनाने का खैर वक्त नहीं होता। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमारे पास बोल रहा है व्हाट इज़ सोलेनॉइड एंड हाउ डज़ इट डिफ़र फ्रॉम अ सिंपल कॉइल ऑफ वायर। सोलेनॉइड क्या है और ये कैसे मुख्तलिफ है एक सिंपल कॉइल ऑफ वायर से। तो सोलेनॉइड जो है वो भी कॉइल है, सोलेनॉइड जो है वो भी कॉइल है। किस तरह की होती है? तारों का गुच्छा है। कॉइल का मतलब तारों का गुच्छा है, इस तरह का, जैसे कि स्प्रिंग होता है। वीडियो में मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे कि स्प्रिंग होता है, आपकी बाइक में लगा होता है, ऐसा स्प्रिंग ये बिल्कुल ये सोलेनॉइड बन गया। और ये अंदर से खाली होता है, स्प्रिंग को भी देखा है ना अपने, अंदर से खाली होता है, खाली स्पेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सोलेनॉइड है। क्यों ये अब ये सोलेनॉइड है? क्यों ये भी तो एक वही है ना, देखें कॉइल तो ये भी है ना यार। कॉइल का मतलब है गुच्छा, तारों का गुच्छा, ऐसी तारें जिनको आपने टर्न दे रखे हैं। तो ये भी एक ग्रुप है ना, कलेक्शन है ना टर्निंग वायर्स का, तो ये भी कॉइल है। लेकिन वो बोल रहा है कि एक नॉर्मल कॉइल के मुकाबले में सिंपल कॉइल ऑफ वायर है, एक सिंपल कॉइल ऑफ वायर है, वो भी ऐसी है। ये रहा, ये बना लें। तो ये सिंपल कॉइल ऑफ वायर है, ये भी कॉइल ऑफ वायर है, ये भी कॉइल ऑफ वायर है। ये जो है ये सोलेनॉइड कहलाती है, ये सोलेनॉइड नहीं कहलाती। भाई उसकी वजह ये है कि ये जो वायर है सिंपल कॉइल ऑफ वायर, आपने इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं छोड़ा हुआ। पहली बात, करंट नहीं फ्लो कर रहा, और जब करंट नहीं फ्लो कर रहा तो इधर बीच में जो खाली स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। जबकि इस कॉइल में क्या है, आपने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो छोड़ा हुआ है। दो तारें होती हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये बैटरी से कनेक्ट होती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बना दिया, ये बैटरी से कनेक्ट होंगी ये तारें, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा इसके अंदर।
और ये जो खाली स्पेस है बीच में, ये खाली स्पेस है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन जाएगी। तो अब ये कॉइल ऑफ वायर सोलेनॉइड कहलाएगी, जबकि ये सिर्फ सिंपल कॉइल ऑफ वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई किरदार नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अच्छा, एक और बात यहाँ पर CRQs के हवाले से, सर्कुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर विच एक्ट्स एज अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है भाई, तो ये जवाब हो गया इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अब इसके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मैंने आंसर्स इसके नोट भी किए थे, तो मैं देख रहा था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे आंसर के मुताबिक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 CRQs में, कैन अ सोलेनॉइड जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड विदाउट एनी करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्या एक सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है विदाउट एनी करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कि उसमें से कोई करंट भी नहीं गुजर रहा, तो क्या ये मुमकिन है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर ले। अब अब आपके पास दो जवाब होंगे, या तो आप बोलेंगे यस या तो आप बोलेंगे नो। ठीक है ना। अब देखें वो आपसे पूछ क्या रहा है, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और एग्जाम में आता ही है। बोल रहा है सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्या कर सकता है विदाउट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कि उसमें से करंट फ्लो भी नहीं कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाए। अगर तो आप बोलते हैं यस तो वाई, वजह भी बताइए क्यों भाई। और अगर आप बोलते हैं नो तो फिर वजह भी बताइए वाई नॉट। ठीक है, अब पहले इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब क्या है? इसका पहले जवाब होगा नो, क्योंकि सोलेनॉइड का भी हमने फ़र्क देखा है ना। सोलेनॉइड तो मेन चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो रहा हो। अब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना भाई। अगर इलेक्ट्रिक करंट ही पास नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बनेगी? तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है विदाउट फ्लोइंग एन इलेक्ट्रिक करंट, कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनॉइड में बन जाएगी। नो। फिर बोल रहा है अगर नहीं कह रहे हैं आप तो वाई नॉट, क्यों नहीं कह रहे हैं आप, वजह बताइए। तो इसका जवाब ये है बिकॉज। यहाँ पर आप आगे करेंगे फिर बिकॉज, क्योंकि द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नेसेसरी फॉर अ सोलेनॉइड, बिकॉज द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी will generate a magnetic field around the conductor within the solenoid। तो ये ज़रूरी है भाई, बग़ैर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो हुए हुए वो सोलेनॉइड तो कहलाएगा ही नहीं ना, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस सोलेनॉइड के अंदर जो खाली स्पेस है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस वजह से बनती है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप जो है वो आप जो है वो एक सोलेनॉइड को बोलें कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस भी कर दे और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी पास ना हो। ये पॉसिबल नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे दी। अब आप येस तो कहेंगे नहीं, इसलिए इसको तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्लेन वाई अ टोरॉइड इज ऑफन प्रिफर्ड ओवर अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के मुकाबले में टोरॉइड को क्यों फोकियत दी जाती है, क्यों तरजीह दी जाती है? सोलेनॉइड जो है इस तरह का होता है, ऐसे सीधा ये, जबकि टोरॉइड जो है आप इसी स्प्रिंग जैसी शक्ल के सोलेनॉइड को घुमा दें सर्कुलर फॉर्म में तो ये इस तरह से ये बन जाएगा। ये बन गया टोरॉइड, ये सोलेनॉइड। तो बोल रहे हैं आप टोरॉइड को फोकियत देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, फोकियत देते हैं, अहमियत ज़्यादा देते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड के मुकाबले में। कब? एक्सप्लेन वाई अ टोरॉइड इज ऑफन प्रेफर्ड ओवर अ स्ट्रेट सोलेनॉइड व्हेन डिज़ाइनिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। मुख्तलिफ किस्मों के जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप बना रहे होते हैं उसके अंदर आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको सोलेनॉइड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको टोरॉइड भी देगा। तो सोलेनॉइड के मुकाबले में आप टोरॉइड को क्यों फोकियत देते हैं भाई कि टोरॉइड लगाएं यहाँ पर आप? वजह क्या है इसके पीछे? इसके पीछे वजह यहाँ पर ये कि इसका जवाब लिख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा भी है टोरॉइड के बारे में कि टोरॉइड जो है, टोरॉइड ये क्या है? मोर एनर्जी एफिशिएंट, मोर
एनर्जी एफिशिएंट, मोर एनर्जी एफिशिएंट as it creates magnetic field within it, as it create magnetic field within it। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके अंदर ही पैदा होती है। ये देखिए सब कुछ अंदर ही है, यहाँ ये खाली स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है। इधर तो नहीं, खैर बीच में तो नहीं, इस जगह पे। समझ आ रही है बात आप? जबकि ये जो है वो लेस एफिशिएंट है, लेस एनर्जी एफिशिएंट है। उसकी वजह क्या है? सोलेनॉइड जो है वो, सोलेनॉइड, उसकी वजह क्या है? बिकॉजेज मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, कॉजेज मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद अदर डिवाइसेस, विद अदर डिवाइसेस, विद अदर डिवाइसेस। अब देख लें, आपका कंप्यूटर को ले लें ना, आपका जो सीपीयू है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अगर आप अपने सीपीयू में एक मैग्नेट को रख देते हैं, सिर्फ मैग्नेट को, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके सीपीयू के अंदर, ठीक है, जहाँ दूसरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स किससे बनते हैं भाई? कॉपर से बने होंगे, सिल्वर से बने हुए होंगे, गोल्ड से बने हुए होंगे, आयरन के बने होंगे, इसी के ना। ये सारी चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, सारी चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो क्या होगा? वो अपना काम छोड़ के, वो जो आपने मैग्नेट अंदर रखा है ना सीपीयू के अंदर, वो दूसरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अपना काम छोड़ के किसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी? उस मैग्नेट की तरफ। आसान सी बात है भाई, ठीक है। अब आपकी क्या कोशिश है कि यार ये मैग्नेट अंदर रखना भी है, लेकिन ये खुला ना हो, ये खुला ना हो कि दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं सीपीयू के अंदर वो डिस्टर्ब ना हो। ये जो है ना सोलेनॉइड, ये किसी हद तक ओपन मैग्नेट का काम करता है जी। अब ये अगर आप लगाएंगे, ठीक है, तो दूसरे कंपोनेंट्स डिस्टर्ब होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जब ये ओपन मैग्नेट का किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि देखें इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो होगा तो फिर इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगी ना। वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का मतलब क्या है कि अब ये मैग्नेट बन गया है भाई, ये मैग्नेट बन गया, या अब ये खुला मैग्नेट है, ये खुला मैग्नेट है। इतना खुला नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ है। जबकि ये वाला टोरॉइड जो है, ये एक ऐसा मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अंदर ही है, अंदर है, बाहर नहीं है। इससे दूसरे कंपोनेंट डिस्टर्ब नहीं होते, ठीक है, इससे दूसरे कंपोनेंट डिस्टर्ब नहीं होते, जबकि यहां पर डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात वजह क्या है? टोरॉइड जो है इसमें, इसी वजह से ये ज़्यादा क्या है? टोरॉइड मोर एनर्जी एफिशिएंट है, एज इट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड विद इन इट। ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, ये बहुत ज़्यादा आपको काम करके देता है। क्यों? क्योंकि इससे काम आप ले रहे हैं, तो इसकी किस चीज़ से काम ले रहे हैं? उस मैग्नेटिक फील्ड से जो कि इसके अंदर बन रही है। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए आप कहेंगे ये तो भाई हमें बड़ा अच्छा काम दे रही है, जबकि इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड से आपने काम लेना है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड ओपन है, दूसरों से भी छेड़छाड़ कर रही है। ये है प्रॉब्लम, ठीक है भाई। तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, व्हाट रोल डज द एम्पेयर सर्किटल लॉ प्ले इन अंडरस्टैंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। एम्पेरियल सर्किटल लॉ जो है वो टोरॉइड के अंदर, एम्पेरियल सर्किटल लॉ, जो एम्पेयर लॉ है ना, इसको एम्पेरियल सर्किटल लॉ भी कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। तो बोल रहा है एम्पेरियल सर्किटल लॉ या एम्पेयर लॉ जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है इन अंडरस्टैंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसको समझने में जो है वो एम्पेरियल सर्किटल लॉ
इस टोरॉइड को इसके टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड को समझने में एम्पेरियल सर्किटल लॉ क्या किरदार अदा कर रहा है। भाई इस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक है। एम्पेयर लॉ, एम्पेरियल सर्किट लॉ, एक एम्पेरियन लूप जो है एम्पेयर ने बनाया था ना, एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप, ये बड़े कमाल का है। अगर आप एप्लीकेशंस देखें ना एम्पेयर लॉ की, तो दो एप्लीकेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक एप्लीकेशन सोलेनॉइड वाली है, दूसरी एप्लीकेशन टोरॉइड वाली है। दोनों एप्लीकेशंस के अंदर एम्पेयर सर्किटल लॉ का एम्पेरियन लूप यूज़ किया गया, सोलेनॉइड में भी और टोरॉइड में भी। और सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड है, टोरॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड है। और एम्पेरियन सर्किटल लॉ या एम्पेयर लॉ का ये एम्पेरियन लूप जो है, ये आपने सोलेनॉइड में भी यूज़ किया और ये आपने टोरॉइड में भी यूज़ किया। तो ये है सारा का सारा किरदार कि एम्पेरियन सर्किटल लॉ का ये जो इसका जवाब ये है कि एम्पेरियन लूप जो है हेल्प अस टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, हेल्प अस टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड विद इन टोरॉइड। इसकी मदद से टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी एप्लीकेशन में आता है। मिल गया जवाब आपको इसका, क्यों एम्पेरियन सर्किटल लॉ को जो है वो टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से यूज़ किया जाता है। छठा जो है वो सवाल देख लीजिए। व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर एंड व्हाट इज़ इट्स प्राइमरी फंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। गैल्वेनोमीटर क्या है भाई, और इसका बुनियादी काम क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है और ये क्या कर रही है, ये डिटेक्ट करके बता रही है आपको। सिंपल गैल्वेनोमीटर आपको डिटेक्ट करके बता रहा है कि आया इस चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। एक जवाब तो आपको ये मिलता है। तो इसका जवाब ये है कि गैल्वेनोमीटर का जो प्राइमरी फंक्शन है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, पहला, इसके अलावा और भी दूसरे भी फंक्शन है गैल्वेनोमीटर का, वो तो हम वीडियो में एक्सप्लेन से तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी फंक्शन जो गैल्वेनोमीटर का, देखें उसने ये बोला है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन नहीं पूछा गया। ये आपको करंट की मिकदार भी बताएगा, ये आपको वोल्टेज की मिकदार भी बताएगा, ये इजाफी चीज़ें हैं, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी गैल्वेनोमीटर का जो किरदार है वो डिटेक्ट करना है, सिर्फ डिटेक्ट करना है इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, डिटेक्ट करंट, ठीक है भाई। तो जितना उसने पूछा है हम उतने ही उसका जवाब देंगे। ERQs, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, ERQs एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन रही, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसमें क्या बोल रहे हैं हमसे, 1 बाय 1 इसको भी ज़रा समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ERQ मैंने इसका चेक किया है ना, ये थोड़ा सा ERQs ट्रिकी हैं, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं होगा, आप ज़रा इसको समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन ERQ के अंदर जो है हमारे पास, वो हमसे क्या बोल रहा है, कैन अ गैल्वेनोमीटर मेजर बोथ DC एंड AC करंट्स। क्या गैल्वेनोमीटर जो है वो दोनों DC और AC करंट्स को मेजर कर सकता है। अब DC कौन सा करंट है भाई, ये डायरेक्ट करंट कहलाता है। AC कौन सा करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट जो है ये कहलाता है। इसमें करंट वार्स भी हो चुकी हैं 100 साल पहले, निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के दरमियान करंट वार्स बड़ी मशहूर हैं। तो बहरहाल, तो DC डायरेक्ट करंट और AC अल्टरनेटिंग करंट, जी बिल्कुल दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो DC में भी और AC में भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन AC जो है उसके अंदर थोड़ा सा पंगा है, थोड़ा सा इशू है। जब AC करंट्स को आप मेजर करते हैं ना गैल्वेनोमीटर की मदद से, उसमें थोड़ा सा मसला हो जाता है। क्या मसला हो जाता है मैं बताता हूँ। एक्सप्लेन एनी लिमिटेशंस इट माइट हैव विद AC मेजरमेंट्स। देखें आगे वो यही बात कर रहा है, क्या AC मेजरमेंट्स के साथ इसकी कोई लिमिटेशंस हैं गैल्वेनोमीटर की, कोई फड्डा वड्डा है, कोई झगड़ा है गैल्वेनोमीटर का AC मेजरमेंट के साथ। तो पहला सवाल तो यस, DC डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट AC के साथ जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है, क्या प्रॉब्लम है, एक ही वर्ड में बता देता हूँ। AC अल्टरनेटिंग करंट का प्रॉब्लम ये है कि इसमें
डायरेक्शन चेंज होती है। गैल्वेनोमीटर अगर सही काम करना चाहता है ना, तो करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, वहाँ बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। और डीसी जो है, डायरेक्ट करंट, इसका प्रॉब्लम ही ये है या खुसूसियत ही ये है कि ये एक ही डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो डीसी के अंदर बड़ा अच्छा काम करता है गैल्वेनोमीटर, लेकिन यहाँ पर एसी के अंदर डायरेक्शन जो है करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की जो डायरेक्शन है, 1 सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर होती है प्रॉब्लम इसके ऊपर वर्कआउट करने में, और ये है टू द पॉइंट इसका जवाब। समझ में आ गई बात? ये प्रॉब्लम है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो हर लम्हा, एक मैंने बताया ना, सेकंड के अंदर जो है वो कितनी दफ़ा अपनी सिमत जो है बदल लेता है, ये वजह है। और आपको गैल्वेनोमीटर की जो सुई है ना, नीडल है, वो आपको हरकत करती हुई नज़र आएगी, हल्की 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 हल्की। तो आपकी लैब में या घरों में, क्योंकि डीसी करंट तो हम इतना यूज़ करते नहीं हैं, हम एसी करंट करते हैं, हमारे घरों में जो है वो एसी करंट है। तो जब हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं और करंट को चेक करते हैं, तो हमारे पास करंट होता है एसी। तो गैल्वेनोमीटर बेचारा थोड़ा सा शुरू में पकड़ता ही रह जाता है उसको कि यार इसकी डायरेक्शन अब ये, तो थोड़ी सी थरथराहट आपको नीडल में नज़र आती है। नीडल जो है ना, वो हरकत करती रहती है। अब हरकत करती रहेगी तो आपको रीडिंग सही नहीं मिलेगी ना भाई। आप तो चाहते हैं यार ये नीडल यूँ घूम के रुक जाए और हमें जवाब मिल जाए। अब नीडल जो है वो यूँ जा रही है, फिर यूँ हो जाती है, फिर यूँ जा रही है, फिर यूँ हो जाती है, फिर यूँ जा रही है, फिर यूँ हो जाती है। ये है लिमिटेशन एसी करंट के साथ। क्यों ये अप एंड डाउन हो रही है, नीडल एक जगह पे रुक क्यों नहीं रही गैल्वेनोमीटर की कि हम रीडिंग ले सकें? उसकी वजह यही है कि एसी करंट की डायरेक्शन सेकंड्स के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो हो तो जाता है, ये बात नहीं है कि नहीं करते, हम ऑब्वियस सी बात है करते हैं, लेकिन ये एक फॉल्ट तो है बहरहाल। ठीक है भाई, इसको रोका जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसकी वो ज़रा समझ लीजिए, वो आपसे क्या कह रहा है। वाई शुड एन एमीटर आइडियली हैव अ वेरी लो रेसिस्टेंस कंपेयर्ड टू द सर्किट इट इज़ मेजरिंग। एमीटर जो है आप यूज़ कर रहे हैं किस लिए? अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए, अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। देखें, एमीटर के अंदर भी तो करंट होगा ना भाई। एमीटर भी तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना, इसमें शक नहीं है कि एमीटर जो कि ख़ुद इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो एक दूसरी डिवाइस के करंट को मेजर कर रही है। लेकिन एमीटर के अंदर भी तो करंट है, और जहाँ करंट होगा वहाँ रेसिस्टेंस तो होगी। तो एमीटर के अंदर करंट है और उसमें भी रेसिस्टेंस है, और जो दूसरी डिवाइस है जिसका करंट चेक करना है, उस करंट की मिकदार चेक करनी है, उसमें भी क्या है मौजूद? उसमें भी रेसिस्टेंस मौजूद है। अब वो ये बोल रहा है हमें कि आइडियली एमीटर जो होता है उसकी जब आप एमीटर बनाते हैं तो उसकी जो है वो आपको रेसिस्टेंस बहुत लो रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लो रखनी पड़ती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो के लगभग। मुकम्मल ज़ीरो तो नहीं कर सकते ना, रेसिस्टेंस तो होगी। तो जो आप एमीटर बनाते हैं तो उसमें रेसिस्टेंस आप बिल्कुल लो रखते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है, वाई शुड एन एमीटर आइडियली हैव अ वेरी लो रेसिस्टेंस कंपेयर टू द सर्किट इट इज़ मेजरिंग। जिस सर्किट के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करना है, ठीक है, जिस सर्किट के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करना है वहाँ पर भी रेसिस्टेंस होगी, और ये जो एमीटर है इसके अंदर भी रेसिस्टेंस होगी। तो ये जो सर्किट वाली रेसिस्टेंस है, इससे आपको बहुत ज़्यादा लो रखनी पड़ेगी। क्यों? वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये इसके साथ जब डिटेक्ट होगा इस सर्किट के साथ, तो इसकी रेसिस्टेंस और इसकी रेसिस्टेंस कलेक्टिवली मिलके जो ना वो तबाही ले आएंगी। सही मायनों में करंट की मिकदार मेजर कर ही नहीं पाएगा। आपका एमीटर चाहता है कि इस सर्किट के अंदर करंट की मिकदार को मेजर करे, तो जब ये करंट की मिकदार को मेजर करेगा आपका एमीटर, तो इसको इस सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस से भी वास्ता पड़ेगा। और यहाँ पर आपकी रेसिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी आपके एमीटर के अंदर, तो क्या होगा कि एमीटर को जो काम यहाँ करना चाहिए वो काम फिर ये इसकी वजह से, अपनी रेसिस्टेंस की वजह से सही तरह कर नहीं पाता। इसका जवाब आप लिख लीजिए, मैं लिखवाता हूँ इसका जवाब।
इसका क्या है, इफ़ रेसिस्टेंस ऑफ एम मीटर हाई, टोटल रेसिस्टेंस वुड बी हाई दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ करंट मेजर। ये है इसका जवाब, ठीक है, कि अगर इफ़ रेसिस्टेंस ऑफ एम मीटर हाई, बुलेट्स में लिख रहा हूँ यार, देखें ताकि टाइम बच जाए। अगर रेसिस्टेंस होगी एम मीटर की हाई तो क्या होगा, रेसिस्टेंस ऑफ एम मीटर प्लस रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट मिल के क्या करेंगी, मिल के वो बता रहा है ये ऐड हो जाएंगी, और इससे क्या होगा, इट रिड्यूसेस, इन दोनों का सम जो है वो क्या कर देगा, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ करंट, टू बी मेजर। तो जो अमाउंट ऑफ करंट आप मेजर करना चाहते हैं वो कम हो जाएगा इन दोनों की कलेक्टिव रेसिस्टेंस की वजह से, जो कि गलत होगा, फिर आपको एक्चुअल रीडिंग मिलेगी ही नहीं, आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा ही नहीं, जो कि एम मीटर का काम है, ठीक है भाई। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है, अब देख रहे हैं ना एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन कैसे ट्रिकी है। अब इनको मैं कैसे छोड़ देता है, इनको तो समझाना तो ज़रूरी है ना, अब समझ में ही नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है इसके अंदर बोल रहा है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल रिस्क ऑफ यूजिंग अ वोल्ट मीटर विद अ हाई इंटरनल रेसिस्टेंस इन अ सर्किट, हाउ कैन दिस रिस्क बी मिटिगेटेड। अब वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें, देखिए एम मीटर और वोल्ट मीटर में फ़र्क यही है रेसिस्टेंस को लेके। वोल्ट मीटर के अंदर आपको रेसिस्टेंस हाई रखनी पड़ती है, एम मीटर के अंदर आपको रेसिस्टेंस लो रखनी पड़ती है। वोल्ट मीटर का काम यह है कि ये वोल्टेज ड्रॉप में मेजर करता है, वोल्टेज ड्रॉप ये मेजर करता है, समझ आ गई बात। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द पोटेंशियल रिस्क ऑफ यूजिंग अ वोल्ट मीटर। पोटेंशियल रिस्क का मतलब ये होता है छुपा हुआ खतरा, कि क्या ख़तरे वाली बात हो सकती है अगर आप वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं जिसके अंदर बहुत हाई रेसिस्टेंस आपने लगा रखी है, और मजबूरी भी है आपकी, वरना आपका वोल्ट मीटर का मकसद ही फेल हो जाएगा। विद इंटरनल रेसिस्टेंस इन सर्किट, जो कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल रिस्क ऑफ यूजिंग अ वोल्ट मीटर विद अ हाई इंटरनल रेसिस्टेंस इन अ सर्किट। तो सर्किट के अंदर आपने ये वोल्ट मीटर जो है वो लगा रखा है, सर्किट के अंदर आपने ये वोल्ट मीटर जो है वो लगा रखा है, और इस वोल्ट मीटर की जो रेसिस्टेंस है वो बहुत हाई है। तो वोल्ट मीटर तो अपना काम तो कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आपको बता रहा है, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये तो अपना काम कर रहा है। लेकिन पोटेंशियल रिस्क क्या है, पोटेंशियल रिस्क ये है यहाँ पर हीटअप कि कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, इस हाई रेसिस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, और बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है ये हीट यहीं पर रहेगी, और इससे दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं आपके सर्किट के वो उस एक्सेसिव हीट से डैमेज होंगे, और आपका वोल्ट मीटर भी डैमेज होगा उस बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, ठीक है भाई। ये है वो पोटेंशियल रिस्क। आगे कह रहा है हाउ कैन दिस रिस्क बी मिटिगेटेड, आप इस रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हीट सिंक लगा लें भाई, हीट सिंक जो है वो लगवाया जाता है। हीट सिंक ये फ़ैन होता है या छोटा सा एसी समझ लें, जो कि ठंडक पैदा करता है, कूल रखता है, इस सर्किट को ठंडा रखता है। तो ये हीट सिंक का आप इस्तेमाल करें, या फिर एसी रूम जो है उसके अंदर अपने इक्विपमेंट्स वगैरह को रखें। और भी कई चीज़ें हैं, ये जो नोट्स आएंगे तो उसमें तो आपको तफसील पैसे पता चल जाएगी। अभी तो सिर्फ मैं आपको सेंट्रल आइडिया दे रहा हूँ, सिर्फ, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका, सॉरी, इसमें कह रहा है डिस्क्राइब द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो बता दीजिए। हाउ डज इट मेजर वोल्टेज एक्रॉस अ कंपोनेंट इन अ सर्किट, कैसे जो है वोल्टेज मेजर करता है। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, ये काम कैसे करता है। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब ये काम कैसे करता है वोल्ट मीटर, ये बता दीजिए, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, हाउ डज इट मेजर वोल्टेज एक्रॉस अ कंपोनेंट इन अ सर्किट। आगे भी असल में वही बात कर रहा है जो पीछे कर चुका है,
बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, ये कैसे जो है अपना काम करता है। ठीक है भाई, इसका जवाब मैंने लिखा है, तो यार तो इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जो है ना वो डिपेंड करता है, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ओम्स लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल वोल्ट मीटर का ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ की इक्वेशन आपको याद है कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अमाउंट ऑफ करंट से, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतने ज़्यादा वोल्टेज होंगे। अब यहाँ पर एक हमारे पास जो कांस्टेंट आता है वो आर आता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये रेसिस्टेंस, ये आ गई रेसिस्टेंस। तो ये वोल्ट मीटर जो काम करता है, तो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इसका किसके ऊपर बेस करता है, ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के ऊपर वर्क करता है। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको हाई रेसिस्टेंस रखनी होती है। बहरहाल ये अब लंबी डिटेल है यार, ये मैं सारे वीडियोस में जो है ना वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे पहले, उससे पहले वाली वीडियो। इसमें गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एम मीटर के अंदर, और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्ट मीटर के अंदर। उसमें मैं डेरिवेशंस भी करवाई और सारी तफसील उसमें बताई। अब देखें दोबारा तो रिपीट नहीं कर सकता ना, तो फिर ऐसा करते हैं, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। ERQs भी हो गए आपके, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। और यहाँ पर भी क्योंकि टेस्ट एडिशन है तो मिस्टेक्स का भंडार है। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स, पहला न्यूमेरिकल इसके अंदर जो है, ठीक है, अब मैं ज़रा जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा इसको। पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें कह रहा है एन एल्युमिनियम विंडो हैज़ अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 85 सेंटीमीटर। एल्युमिनियम की एक विंडो है जिसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है वो 85 सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर है। ठीक है, पिक्चर भी बना के दी हुई है। जब आप विंडो बंद कर देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ जो है टेस्ला होती है। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो। आसान सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपसे बोल रहा है, कैलकुलेट करके बता दीजिए। पहले इसका डेटा ले लेते हैं। नंबर 1, पहले इसका डेटा, पहला न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, इसमें मिस्टेक्स भी हैं, बता दूं आपको। तो लेंथ जो है उसने आपको बताई है 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। ठीक है, उसके बाद विड्थ जो है वो 85 सेंटीमीटर है, तो 85 को 100 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 0.85 मीटर, दोनों मीटर में आ गए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसने आपको दिया हुआ 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पेयर। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसने आपको इतनी दी हुई है, फ्लक्स आपसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा था ना। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, फाई है ये सिंबल, पहले भी मैंने बताया था, इसको थीटा मत प्रोनाउंस कीजिएगा, ये फाई है, PHI फाई। थीटा जो है वो ऐसा होता है, ये यूनानी ज़बान की ABCD है। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, ओमेगा, सिग्मा, कप्पा, ईटा, फाई, थीटा, ये सब के सब। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया के साथ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई होता है, एरिया मल्टीप्लाई होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया इसी के बराबर होता है ना, एरिया लेंथ और विड्थ के बराबर होता है। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है आपकी कितनी है, 0.6
0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.85, विड्थ ये आ गई। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 9.18 इंटू 10⁻⁻⁵ वेबर, -5 वेबर WB। ठीक है भाई, ये आ गया आपका जवाब। ठीक है, दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में आपसे बोल रहा है, दूसरे न्यूमेरिकल में कह रहा है हॉर्स शू जो है, हॉर्स शू इस तरह का होता है, इस तरह का हॉर्स शू। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है। ये मैं इसकी मेजरमेंट बता रहा है वो आपको 8 सेंटीमीटर इंटू 3.2 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन पोल्स के दरमियान बता रहा है 80 मिली टेस्ला। आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो। बिल्कुल ये हम पता है बात कि ज़ीरो होती है आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपसे पूछ रहा है बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। दोनों ये जो पोल हैं, एक ये पोल है दूसरा ये पोल है, इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो आपसे पूछ रहा है कि वो बता दीजिए। ठीक है भाई, तो इसका भी डेटा लिख लें पहले आप। यहाँ पर फिर दोबारा आपको एरिया चाहिए होगा, तो सबसे पहले एरिया देख लेते हैं। एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो उसने 8 सेंटीमीटर आपको बता दिया है और 3.2 सेंटीमीटर आपको बता दिया है। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.08 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 3.2 भी 0.03 मीटर। ठीक है, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आपके पास आ जाएगा 0.0256 स्क्वायर मीटर। ठीक है भाई, ये एरिया आ गया। अब जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है उसने बताया है 80 मिली टेस्ला, 80 मिली टेस्ला है। ठीक है भाई, तो 80 मिली टेस्ला है, तो अगर आप इसको टेस्ला में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास टेस्ला में जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। ठीक है भाई, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है BA। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितनी मौजूद है यहाँ पर 8 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय एरिया आपने कितना निकाला 0.0256। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपके पास आ जाएगा 2.048 इंटू 10⁻³ टेस्ला। यहाँ पर बुक में जो है वो मिस्टेक है, बुक में जो है वो मिस्टेक है सिर्फ पावर की। आपकी बुक में यही जवाब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ देखें लिखा हुआ -4, जो कि गलत है। -4 नहीं आएगा, -3 आएगा। ये करेक्शन कर लीजिए। ठीक है भाई, तीसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तीसरी न्यूमेरिकल, तीसरे न्यूमेरिकल में जो है आपसे बोल रहा है कि भाई एक वायर है, एक वायर है, उसकी लेंथ जो है 1.80 मीटर लॉन्ग है, उसमें करंट जो है वो 13.0 एम्पेयर है और एंगल है यहाँ पर 35.0 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। और मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड उसने दी है 1.50 टेस्ला। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। मैग्नेटिक फोर्स जो है वायर पे आप कैलकुलेट कीजिए। डेटा लिख लें इसका। डेटा नंबर 1, उसने आपको लेंथ दी है, कितनी है 1.80 मीटर, और उसके बाद करंट जो है उसने आपको दिया है 13 एम्पेयर। फिर उसने आपको थीटा दिया है 35 डिग्री, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसने आपको दी है 1.5, और फोर्स जो है वो आपसे बोल रहा है फाइंड आउट कीजिए। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका फॉर्मूला है F = BIL sin थीटा। F = BIL sin थीटा। वैल्यूज़ पुट करें। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1.5 इंटू
13 करंट की वैल्यू है एम्पेयर, ठीक है। लेंथ जो है आपके पास वो है 1.8 मीटर, और यहाँ पर साइन 35 आ जाएगा, साइन 35 की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है भाई। इसको आप सबको सॉल्व करेंगे, पहले साइन 35 की वैल्यू निकालिएगा कैलकुलेटर में से, सबको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जवाब आएगा 20.30 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स लगेगी। आपकी बुक जो बता रही है वो बता रही है 19.46 न्यूटन, 19.46 न्यूटन, तो ऑलमोस्ट ठीक ही है, ठीक है। 19.46 और 20.13 एक ही बात है लगभग, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं, समझ लेते हैं इसको क्या कह रहा है। ये सोलेनॉइड की बात हो रही है। सोलेनॉइड की लेंथ जो है 1.23 मीटर है, ठीक है। इनर डायामीटर उसका दिया हुआ है 3.55 सेंटीमीटर, और करंट जो इसमें कैरी हो रहा है सोलेनॉइड में 5.57 एम्पेयर, ठीक है। आगे जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, 5 क्लोज पैक्ड लेयर्स जो हैं, यहाँ पर 5 लेयर बनी हुई हैं, ठीक है। ईच विद 85 टर्न्स। देखिए 5 लेयर हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर। हर लेयर के अंदर कितने टर्न हैं? 850 टर्न्स है। तो देखिए हमें टोटल टर्न्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो 5 लेयर्स हैं, टोटल टर्न्स चाहिए होंगे अलोंग द लेंथ L। व्हाट इज़ B एट इट्स सेंटर? B की वैल्यू आपसे पूछ रहा है उसके सेंटर में, ठीक है। तो इसमें जो ट्रिकी चीज़ थी वो यही चीज़ थी कि नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो आपको निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? लेंथ सबसे पहले कितनी दी है? लेंथ जो है 1.23 मीटर। डायमीटर इसने दे तो दिया है, लेकिन डायमीटर का यहाँ पर कोई फ़िलहाल काम नहीं है। 3.55 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। करंट जो है 5.57 एम्पेयर है, 5.57 एम्पेयर है। नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं यहाँ पर वही देखें, 5 लेयर्स हैं, 5 को मल्टीप्लाई करें, एक लेयर में कितने टर्न हैं? 850। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेंगे 4250 टर्न, 4250 टर्न्स बनेंगे। नंबर ऑफ़ टर्न्स आपके पास आ जाएंगे। बी आपसे वो पूछ रहा है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके फॉर्मूला यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा बी बराबर है म्यू नॉट आई एन, या एन आई कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये एल आ जाएगा। मैंने कहा था ना डायमीटर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब ये म्यू नॉट आई की वैल्यू जो है ना वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ करंट की वैल्यू जो है हमारे पास 5.57 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ टर्न्स आपके पास 4250 डिवाइडेड बाय 1.23 ये लेंथ आ गई मीटर में, 1.23। अब जो चीज़ यहाँ परेशान करने वाली है ना आपको थोड़ी सी, वो ये है कि यार ये पाई की वैल्यू पहले निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। निकाल लोगे ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, पाई की वैल्यू आ गई, इंटू 10⁻⁻⁷। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 3.14 से, जो जवाब आएगा वो इंटू 10⁻⁻, बाकी सब कुछ इसी तरह है, ठीक है। और फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी टेस्ला में, वो ये आएगी, और फिर टेस्ला निकल जाता है भाई, टेस्ला 0.0241 टेस्ला, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 0.0241 टेस्ला ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको मिली टेस्ला में कन्वर्ट करना है, टेस्ला को मिली टेस्ला में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपके पास आ जाएगा 24.19 मिली टेस्ला, 24.19 मिली टेस्ला। तो आपकी बुक में जो जवाब है वो दिया हुआ है 24.2 मिली टेस्ला दिया हुआ है, एक ही बात है राउंड ऑफ करके, ठीक है भाई। 5वीं प्रॉब्लम जो है इसको देखें।
मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है, इसमें रेसिस्टेंस जो है ये बड़ा ट्रिकी है यार। देखो मैंने जो वो कन्वर्जन वाली वीडियो बनाई है ना, गैल्वेनोमीटर से एम मीटर और एम मीटर से गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर, और उसमें जो डेरिवेशन है उसमें फार्मूलाज हैं, बड़े अहम हैं, उसको देख लो भाई, ठीक है, नहीं तो रेसिस्टेंस वाली प्रॉब्लम्स जो है ना आपको परेशान करेंगी। तो यहाँ पर ये जो है वो बोल रहा है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस जो है वो 50 ओम है, ठीक है, और ये जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, और करंट की इसने मिकदार दी हुई है 4 मिली एम्पेयर। वोल्ट मीटर जो है यहाँ पर, वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को आप एज आ वोल्ट मीटर जो अब यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो बता रहा है 5 किलो ओम रेसिस्टेंस इसके अंदर मौजूद है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस वोल्ट मीटर। मैक्सिमम वोल्टेज आपसे बोल रहा है। अब ये मैक्सिमम की बात आती है ना, तो फिर रेंज की बात आ जाती है। देखो मैंने अभी पिछली वीडियो में जो वर्कड एग्जाम्पल्स मैं इसीलिए करवाता हूँ, आप लाजमी किया करें वर्कड एग्जाम्पल्स को जो है ना। अब ये अगर रेंज वाली बात मैं कर चुका हूँ, उसके अंदर सिखाइए ना वर्कड एग्जाम्पल के अंदर कि वो रेंज आपको क्या देगा, ठीक है। डेटा लिख लें, इसका डेटा लिख लें, क्योंकि डेटा की ज़बान में बात समझ में आती है। वो रेसिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रही है उसको हम RG से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 50 ओम, ठीक है। वो करंट जो कि गैल्वेनोमीटर की तरफ है वो है 4 मिली एम्पेयर। 4 मिली एम्पेयर, इसको एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे फिर 1000 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एम्पेयर में आ जाएगा ये 0.004 एम्पेयर, 0.004 एम्पेयर। RX ये वो हाई रेसिस्टेंस है जो कि गैल्वेनोमीटर के अंदर लगती है उसको वोल्ट मीटर बनाने के लिए, ये वो हाई रेसिस्टेंस है। ये कितनी है 50 किलो ओम, 50 किलो ओम। इसको आपको ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको ओम में कितनी वैल्यू निकलेगी इसकी 5000 ओम। अच्छा, वोल्टेज जो है वो आपसे पूछ रहा है, वोल्टेज बता दीजिए। यार ये 50 किलो ओम नहीं होगी, मेरा जहाँ तक ख्याल है कुछ मिस्टेक गड़बड़ हो रही है। टेस्ट एडिशन है ना ये 5 किलो ओम है। हाँ देखो वही मैं कह रहा हूँ ना यार, ये 5 किलो ओम है, 5 किलो ओम, 5 किलो ओम। 5 किलो से 5000 बनेंगे भाई, 5 किलो से जैसे 5000 ग्राम बनते हैं, इसी तरह 5 किलो ओम से 5000 ओम बनेंगे। अब सही हो गया। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ चलें। फार्मूला यहाँ पर लगेगा RX वो रेसिस्टेंस जो कि हाई रेसिस्टेंस लगी हुई है गैल्वेनोमीटर के अंदर, वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय वो करंट जो कि गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएगा IG माइनस RG। अब वोल्टेज आपको मेजर करना है, तो वोल्टेज इसको हम रीअरेंज करेंगे, फार्मूले को थोड़ा सा, फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे तो ये रीअरेंज होके इस तरह से हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा IG और ये RX प्लस RG, ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये कितना है 0.004 एम्पेयर में है। RX जो है आपके पास 5000 प्लस RG जो है आपके पास 50 है, तो ये आपके पास रिज़ल्ट जो निकलेगा वोल्टेज का वो निकलेगा 20.20 वोल्ट्स, 20.20 वोल्ट्स, 20.20 वोल्ट्स, ठीक है भाई। ये जवाब आ गया आपके पास। छठी 6 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।
न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, कंपेयर इट विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक तार है भाई, उसमें करंट दौड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस तार के उस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब ये वायर है कहाँ, आसमान पे थोड़ी ना है, ज़मीन पर ही काम कर रहे हैं आप, तो ज़मीन की भी तो मैग्नेटिक फील्ड है। वो आपसे बोल रहा है कि कंपेयर करके बताइए कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अंदर मौजूद है करंट के फ्लो की वजह से, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, वो अर्थ की है। कंपेयर करके बताएं किसकी कितनी है। जब हम कंपेयर की बात करते हैं ना तो हम रेशो की बात करते हैं, रेशो की, ठीक है। बस उसका इतना सा सवाल है, उसने कुछ वैल्यूज़ दी हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। तो मेन टारगेट उसका ये कि वो बोल रहा है कंपेयर करके बताएं। तो जब हम कंपैरिजन की तरफ चलते हैं तो इसका डेटा नोट कर लें आप। अब यहाँ एक वैल्यू है जो कि इसने यहाँ पर दी नहीं, इसको देनी चाहिए थी इस प्रॉब्लम के अंदर। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर उसने वो वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और वो वैल्यू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी तो गिवन होनी चाहिए ना, और वो नहीं दी इसने, ठीक है। तो हमने वो दूसरी वाली प्रॉब्लम से उठा ली, इसके बाद वाली प्रॉब्लम से उसको यहाँ ले लिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले हम अर्थ वायर की देखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड वायर की हो गई। करंट जो है हमारे पास 1 एम्पेयर है, 1 एम्पेयर करंट है। रेडियस जो है हमारे पास 1 मीटर है। BE ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो कि प्रॉब्लम न्यूमेरिकल 7 से उठाई है, उसकी ज़रूरत है, इसको देनी चाहिए थी, ठीक है। और इसकी जो रेंज है, क्योंकि देखिए रेंज की ज़रूरत है यहाँ पर, 0.20 से लेके 0.65 तक ये रेंज आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको हम कहेंगे B:BE, ये आपको फाइंड आउट करना। कंपेयर तभी करेंगे ना भाई इसको, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है, ये रेंज है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है वो ये है 5 × 10⁵ टेस्ला, ये है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ये हमारा टारगेट है। बोल रहा है कंपेयर करके बताएं, तो कंपेयर तो जब करेंगे ना जब BE तो चलो है हमारे पास, ये रही, B कहाँ है, तो B को पहले निकालेंगे, ठीक है। तो B के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे सबसे पहले, B μ0I डिवाइडेड बाय 2πr, इसी को आगे लेके चलें तो इसका क्या जवाब आ जाएगा। B बराबर है μ0I की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2π मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 1, फॉर्मूला लगेगा ना ये वाला, रेडियस 1 है, सारी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। क्यों भाई, ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो बचेगा क्या, 2 × 10⁻⁻7। अब इसको कंपेयर कर लीजिए आप, क्या बोल रहा है वो, ये वाला B और BE। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 जो अभी आपने निकाला, पहले से जो गिवन है अर्थ का वो है 5 × 10⁻⁻5। अब इसका जो जवाब निकलेगा हमारे पास वो निकलेगा, बुक के मुताबिक नहीं निकलेगा, पहले बता दूं मिस्टेक, बुक के मुताबिक नहीं निकलेगा। यहाँ पर जो हमारे पास निकलेगा इसका जवाब B/BE वो निकलेगा 1/250, 1/250। पहले तो बता दूं ये निकलेगा। आपकी बुक के अंदर जो कंपैरिजन है ना 6 का 100 टाइम्स बता रहा है, जबकि यहाँ पर 100 टाइम्स नहीं है, 250 टाइम्स, 1 आउट ऑफ 250 टाइम्स, ठीक है। तो 100 टाइम्स नहीं है, ये है, ठीक है भाई, टाइम्स देन अर्थ,
जो उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कितने गुना है, 1/25 टाइम्स देन अर्थ। अब ये कैसे आया 1/25, इसको मैं यहाँ रफ वर्क में कर रहा हूँ, ये देख लें आप, ये 5 × 10⁻⁻5 है ना, तो ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ होता है, पॉइंट का गेम है सारा का सारा। आप इस पॉइंट को उठा के अगर इधर लेके आएंगे 5 के लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये बन जाएगा 0.05 × 10⁻⁻7। नहीं, बल्कि आगे लेके जाएंगे या पीछे लेके आएंगे, आगे लेके जाएंगे यार, ये होगा 500। इस पॉइंट को आगे लेके जाएंगे तो 2 ज़ीरो का इजाफा करेंगे आप, 2 ज़ीरो का इजाफा कर दिया, और पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ गया है तो नेगेटिव पावर आएगी -7। ऊपर क्या है 2 × 10⁻⁻7, तो ये तो कट गया, इसीलिए तो इसको किया था हमने कि दोनों की पावर एक जैसी हो जाए। ठीक है, अब आपके पास ये बचा 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो 1/250 इस तरह जवाब आया। समझ आ गई बात, ये छोटी सी कैलकुलेशन भी मैंने आपको दे दी। न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ चलें। कंप्लीट चैप्टर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17 और ये 18 कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, 7 का डेटा नोट कर लें, 7 का डेटा, लेकिन 7 में बोल क्या रहा है पहले इसको तो देख लें। 7 में आपसे बोल रहा है फाइंड द करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर दैट वुड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.0 सेंटीमीटर। बोल रहा है फाइंड द करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो समझ में आ गया, आई फाइंड आउट करना। अब ये करंट मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो ट्वाइस द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के 2 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। कितने डिस्टेंस से? एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ठीक है, तो करंट आपको फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इसने ये दी हुई है हमें 7 में, जो कि हमने 6 में यूज़ की थी, 5.0 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, तो इसको ज़रा देखें, सॉल्व कर रखा है मैंने। डेटा लिखें पहले इसका। करंट आपसे बोल रहा है I = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो उसने बताया वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ट्वाइस है, इसलिए 2BE कर दिया हमने। ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी है, उसने गिवन दी हुई है 5 × 10⁻⁻5, और इसका जवाब आपका निकलेगा 10 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, रेडियस जो है उसने आपको बताया 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज़ कर लें अब आप यहाँ पर, μ0I और 2πr, वैल्यूज़ पुट करें इसकी, ये हो जाएगा 4π × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना, वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई B की। ठीक है, तो B की वैल्यू भी यहाँ आ जाएगी। अगर मैं यूँ लिखूँ इसको तो ये 10 × 10⁻⁻5 = ये वैल्यू बनेगी। सही तरह से अगर आप इसको लिखें ना, 2πr ऐसे। अब 10 × 10⁻⁻5 इसको छोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 4π × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय I। ये I की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, और ये 2π मल्टीप्लाई बाय r, रेडियस कितना है हमारे पास 0.05 मीटर। बस, तो इसको आप रीअरेंज करेंगे और फाइनली आपके पास करंट की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आ जाएगी 25 एम्पेयर। 25 एम्पेयर। ठीक है भाई, आखिरी न्यूमेरिकल देख लें, इसमें भी एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। आखिरी न्यूमेरिकल, फ्लक्स डेंसिटी जो है वो आपसे पूछ रहा है
ठीक है। अब यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ी सी PDF में देख भी रहे होंगे आप। व्हाट इज़ द फ्लक्स डेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर फ्रॉम अलोंग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 6.5 एम्पेयर। तो फ्लक्स डेंसिटी आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना बता रहा है 0.1 मीटर, और कंडक्टर के अंदर करंट बता रहा है 6.5 एम्पेयर। बोल रहा है फोर्स पर ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर, एक दूसरा जो कंडक्टर है बिल्कुल इसी तरह का, आपने उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है। भाई उस पर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स पर सिमिलर कंडक्टर। तो फोर्स इसकी होगी, कंडक्टर वो होगा। समझ में आ रही है बात? मतलब दो कंडक्टर हो गए, अब ये एक कंडक्टर ये, दूसरा कंडक्टर वो, एक वायर ये हो गई, दूसरी वायर ये हो गई, उसके ऊपर वो बोल रहा है उसके ऊपर पर कंडक्टर वाइज ज़रा जो है बताएं कि एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, ये वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो तरीक़ाकार है नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ रहा है, रेडियस उसने बताया हुआ 0.1 मीटर, करंट जो है वो बता रहा है आपको, ठीक है, 6.5 एम्पेयर, और ये फोर्स पर एल, फोर्स पर एल ये जो है आपको बताना है। डायमीटर जो है उसने बताया हुआ 0.1 डी जो है, और I2 भाई दूसरा जो है वो 3 एम्पेयर है। दूसरा कंडक्टर है जो उसके अंदर भी तो करंट होगा ना, इस वाले कंडक्टर में भी करंट है, उसमें भी करंट है, तो दूसरा वाला जो कंडक्टर होगा उसमें भी करंट होगा। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके। तो पहले B फाइंड आउट कर लें, उसके बगैर मसला हल नहीं होगा। B का फॉर्मूला म्यू नॉट I2, दो हैं यहाँ पर भाई, एक I1 ये रहा और ये I2 रहा, तो दोनों I2 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, 2 पाई डी हो जाएगा ये, और वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट करेंगे 4 × 10⁴ पाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 6.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.1। यहाँ पर B की वैल्यू आपके पास आएगी 13 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो आप टेस्ला ले सकते हैं या फिर आप वेबर पर स्क्वायर मीटर आप ये भी ले सकते हैं। असल में टेस्ला जो है वो वेबर पर स्क्वायर मीटर के बराबर ही होता है, ये W वेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये F/L ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा ये म्यू नॉट I2 या I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ठीक है भाई, और क्या वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी इसकी? B की वैल्यू, अरे सॉरी भाई सॉरी, एक करंट आएगा इसके अंदर यार, एक करंट आएगा, दो करंट नहीं आएंगे, दो करंट इसमें आएंगे, दूसरा करंट का इजाफा इसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ 65 तक ही है। थकन गालिब हो रही है, तब जाके ये B की वैल्यू आपको पता चलेगी। ठीक है भाई, अब इसके अंदर आपके पास तो एक तो ये उसने मैग्नेटिक फील्ड आपको बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करें। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, आपके जवाब में भी बुक में भी देखें यही है, दो चीज़ें। एक तो 13 × 10⁻⁻6 है, हमारे पास ये जवाब आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरी बात जो वो बोल रहा है इसकी बोल रहा है, दूसरी बात जो बोल रहा है ये सेकंड केस है, ये दूसरा इशू है। पहला इशू ये था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, ये दूसरा इशू है। तो
तो दोबारा सारी वैल्यूज़ आप पुट कर लें, ठीक है। म्यू नॉट आई कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय पहले वाला करंट कितना है 6.5, दूसरा वाला करंट कितना है 3, ठीक है भाई, और 2 पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर उसने कितना बताया 0.1। तो F अपॉन L की वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी 39 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। खैर इसका वो तो देना नहीं चाहिए, बेसिकली ये यूनिट है। तो आपके पास जो आ रहा है 39 इंटू 10⁻⁻6 ये आ गया, ठीक है भाई। ये तमाम हो गया। अगला चैप्टर जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसको देखेंगे। ये भी बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, आपके लिए होगा सर मज़ेदार है भाई, आपके लिए मज़ेदार होगा। आपको क्या टेंशन, आप तो पढ़ के साइड में बैठ गए बस। मुसीबत तो हमारे लिए है ना, है बात तो सही है भाई। उतने एनर्जेटिक भी तो हैं ना आप यार, आप ये भी तो देखें। अब हम वो उतने एनर्जेटिक थोड़े ना रहे हैं, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।